आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऐड देखा होगा, मैंने भी देखा है। म्यूचुअल फंड सही है और इस ऐड में पार्टिसिपेट करने वाले कोई आम आदमी नहीं, बल्कि अपने अपने फील्ड के सारे स्टार्स हैं। ये हो सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हों, खेल की दुनिया के बादशाह हों। और यदि हम म्यूचुअल फंड के पिछले 10 वर्षों के एसेट अंडर मैनेजमेंट के डेटा को देखें, तो वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि शायद म्यूचुअल फंड सही है। जून 2024 में म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ था, जो उसके 10 साल बाद यानी जून 2024 में ये 10 लाख बढ़कर करीब 61 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 10 वर्षों में 6 गुना। ये काफ़ी अट्रैक्टिव डाटा है और इससे लगता है कि एक आम आदमी का भरोसा म्यूचुअल फंड में काफ़ी बड़ा है, इसीलिए म्यूचुअल फंड सही हम कह सकते हैं। एक दूसरा पक्ष ये भी है कि हिंदुस्तान में करीब 70 करोड़ के आसपास पैन होल्डर्स हैं और उन 70 करोड़ में से केवल 4 करोड़ ही ऐसे पैन होल्डर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका मतलब करीब 66 करोड़ के आसपास, जो करीब 95% टोटल पैन होल्डर्स का होता है, अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। तो उनको लगता है कि शायद म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इसी कंटिन्यूएशन में आपने देखा होगा, सुना होगा म्यूचुअल फंड स्कैम्स के। तो ये सारी बातों को यदि एक साथ देखें तो हमें ये समझ में नहीं आती, ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या सही नहीं है, और ये स्कैम जो हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आज के एनालिसिस में हम बातें करेंगे। एस्ट्रॉन टेक्समेंट्स के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसमें बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, सो दैट कि हम समझ सकें कि हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने व्यूअर्स को, वो ठीक ढंग से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। जून 2024 में एक खबर ने सुर्खियां बटोरी। उसमें यह कहा गया कि सेबी ने संदीप टंडन ओन्ड क्वांट म्यूचुअल फंड के 2 लोकेशंस मुंबई और हैदराबाद में छापा मारा है और सेबी को संदेह है कि उनके की एग्जीक्यूटिव्स फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व है। अब जनाब, फ्रंट रनिंग केस एक टेक्निकल वर्ड लगता है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड में एक आम इन्वेस्टर्स के लिए सामान्य अवस्था में 2 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। पहले तरह की समस्या जो आपने क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ सुना, फ्रंट रनिंग का केस, और दूसरी तरह की समस्या लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स यदि आप पैसे रिडीम करना चाह रहे हैं तो समय पर पैसे आपको ना मिले। हालांकि इसके कई कारण हैं। हम इसके एक कारण की बातें करेंगे जो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के फाइनेंशियल प्रूडेंस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट रनिंग होता क्या है। जनाब, म्यूचुअल फंड जब कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स सेल करता है या बाय करता है तो वो लाख 2 लाख का तो करता नहीं है, वो 100 करोड़ 500 करोड़ का बाय और सेल करता है। और यदि इतने अमाउंट का किसी पार्टिकुलर शेयर में कोई बाइंग या सेलिंग होगी तो निश्चित रूप से उसके उस कंपनी के शेयर के प्राइस पे 1-2% का 3% का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। अब मान लें कि कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड किसी पार्टिकुलर स्टॉक में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन यदि वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को किसी को लीक कर दें कि हम 1000 करोड़ पार्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या उसको ऑफलोड करने जा रहे हैं यानी सेल करने जा रहे हैं, और उसके ये सूचना यदि बाहर जाने के बाद जो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव होंगे उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। यदि परचेज कर रहे हैं यदि आप, तो वो आपके पहले परचेज कर लेगा, और यदि आपने सूचना दी कि इसको आप ऑफलोड करने जा रहे हैं यानी सेल करने जा रहे हैं तो आपका फ्रेंड्स रिलेटिव इस सूचना के आधार पर पहले ही सेल कर देगा, और जैसे ही आप परचेज करेंगे वो स्टॉक 2-3% ऊपर चला जाएगा, या आप सेल करेंगे तो 2-3% नीचे चला जाएगा। और इससे क्या होता है कि जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उनको इस बात का फ़ायदा मिल जाता है। हालांकि वो फंड मैनेजर या वो की एग्जीक्यूटिव्स म्यूचुअल फंड के जो हैं अपने अकाउंट से ये कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सेबी ने उन पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। दूसरी समस्या जो एक कॉमन इन्वेस्टर को झेलनी पड़ सकती है वो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। लिक्विडिटी प्रॉब्लम का सिंपल शब्दों में, यदि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी होती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स यदि एक साथ म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर दें तो म्यूचुअल फंड के पास लिमिटेड अमाउंट में कैश होल्ड करते हैं और मैक्सिमम अमाउंट 95, 98, 99% जो है उनका
इन्वेस्टेड होता है किसी न किसी सिक्योरिटीज़ में, और यदि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ रिडीम करेंगे तो उनके पास ऑप्शंस है कि जिस पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है उसको औने पौने दाम में उसको बेचें और कस्टमर्स के रिडम्पशंस को ऑनर करें। या उनके साथ ये भी समस्याएं हो सकती हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा हो जिसमें ट्रेडिंग कम होती हो और जिस टाइम रिडक्शन का प्रेशर हो उस टाइम शायद ट्रेडिंग उस स्टॉक्स पर ना हो। तो इस तरह की समस्याएं आने से लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को पैसे मिलने में विलम्ब हो जाए। हालांकि ये समस्याएं कम आती हैं बिकॉज आज के दिन में म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज काफ़ी अधिक हो गया है, इसलिए ये समस्याएं कम आती हैं। लेकिन ये समस्याएं आ ही सकती हैं और एक आध बार आए भी हैं, और ये समस्या तब आती हैं जैसे जब इकोनॉमिक इमरजेंसी आती है, जैसे कोविड के समय ये समस्याएं कुछ म्यूचुअल फंड्स में आई हुई थी। अब सवाल ये है कि ये इन सारी समस्याएं फ्रंट रनिंग और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, इसको आप म्यूचुअल फंड स्कैम कह लें, फ्रॉड कह लें, जो भी कह लें, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि क्या इस तरह की समस्याएं जब म्यूचुअल फंड के सामने आती हैं तो क्या इन्वेस्टर्स का पैसा मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्या उसका पैसा डूब जाता है, या इन्वेस्टर्स को पैसे मिलते हैं। और यदि ऐसी समस्याएं आती हैं तो एक आम इन्वेस्टर्स को किस स्टेप्स को कंसिडर करके निर्णय लेना चाहिए। जून 2024 में जो क्वांट म्यूचुअल फंड के स्कैम्स, फ्रॉड रनिंग का केस, जो भी आप कह लें, उसकी जो चर्चाएं हुई थी, इसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि क्या म्यूचुअल फंड के इतिहास में ये पहला घटना है जो फ्रंट रनिंग का केस हुआ है। तो जनाब, इसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस तरह के स्कैम या फ्रॉड्स, या इसको जिस शब्दों से आप पुकार लें, ये इसका पुराना इतिहास है, ये कोई नई बातें नहीं हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के केस में अप्रैल 2024 में सेबी ने आदित्य बिरला सन लाइफ पे 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई और उनके 4 की पर्सनल्स को 6 महीने के लिए कैपिटल मार्केट से डिबार कर दिया। ये सारी पेनल्टी फ्रंट रनिंग केस के कारण उस पर लगाई गई थी। दूसरी घटना एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ। सेबी को यह डाउट था कि सितंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच जो उनके चीफ डीलर थे एक्सिस म्यूचुअल फंड के वीरेश जोशी, वो फ्रंट रनिंग के केस में इन्वॉल्व हैं, और इन्होंने फरवरी 2023 या मार्च 2023 में सेबी ने उन पे करीब 31 करोड़ की पेनल्टी लगाई और वीरेश जोशी के साथ 21 इंटिटीज़ को कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने से डिबार कर दिया। ये एक दूसरा स्कैम था। हालांकि लोगों का कहना है कि वीरेश जोशी ने इस फ्रंट रनिंग के केस में करीब 50 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि ये सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके ऑथेंटिसिटी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। मैं डेस्यू म्यूचुअल फंड के आकाश सिंघानिया और उसके पेरेंट्स ने दिसंबर 2021 में सेबी को 5 करोड़ रुपए देके पेनल्टी देके ये केस क्लोज करवाया है, और कहा जाता है कि डेस्यू म्यूचुअल फंड भी जो उनके की पर्सनल्स थे वो ही फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व थे। सबसे लंबा इतिहास इस स्कैम में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का रहा। 2006 से सेबी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और 2020 में, मतलब 14 साल के बाद, उन्होंने उनके 4 की पर्सनल्स पे पेनल्टी लगाई और केस को क्लोज किया। अब जो लेटेस्ट खबर है क्वांट म्यूचुअल फंड का, जैसे मैंने पहले बताया कि सेबी ने जून महीने में मुंबई और हैदराबाद के क्वांट म्यूचुअल फंड के कैंपस पे, उसके लोकेशंस पे छापे मारे और उनको डाउट्स था कि जो उनके की पर्सनल्स हैं वो फ्रंट रनिंग केस में इन्वॉल्व हैं। हालांकि उनकी इंक्वायरी अभी तक चल रही है। हालांकि इस बीच क्वांट म्यूचुअल फंड ने सेबी को ये इंश्योरेंस दिया है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इसकी फाइंडिंग्स अभी तक नहीं आई। और सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग स्कैम या फ्रॉड म्यूचुअल फंड में वो ग्रो ऐप का है। एक इन्वेस्टर ने ग्रो ऐप के थ्रू पराग पारिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उनको फोलियो अलॉट हो गया, वो टाइम टू टाइम अपना रिटर्न देख पा रहे थे कि कितना रिटर्न हुआ, क्या हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने सोचा कि इसको अब रिडीम कर लिया जाए। जब वो रिडीम करने गए तो मालूम हुआ कि उनका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसमें। ग्रो ऐप के ऑफिशियल से बात करने पर ग्रो ऐप ने बहुत र्यूडली उनसे बातें की और कहा कि आपके पैसे हमारे पास कभी आए नहीं, और उसके बाद उन्होंने
उस ऐप से उनका फोलियो नंबर डिलीट कर दिया। जब वो कैंप्स वगैरह के पास गए या जो भी उसके रेगुलेटर हैं उनके पास गए और उनकी ये इन्वेस्टर एक लेडी ने ये इन्वेस्टर एक लेडी थी, उसके भाई हरेंद्र प्रताप सिंह ने इस बात को एक्स पे डिटेल से लिखा। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट खबर है कि ग्रो ऐप ने, जैसे पहले कहा था कि इन्वेस्टर्स के अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं हुए, ये गलती इन्वेस्टर्स की है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और गलती से फोलियो नंबर अलॉट हो गया था। लेकिन लेटेस्ट खबर के अनुसार ग्रो ऐप ने वो पैसे इन्वेस्टर्स को वापस कर दिए, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये तो जनाब पैसे लगाए थे, पैसे मिल गए, आम बातें हैं, इससे कुछ अधिक इम्पैक्ट दिखता नहीं है। लेकिन ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि आज के दिन में जो यंग जनरेशन के इन्वेस्टर्स हैं वो किसी न किसी ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जनाब एक फंडामेंटल कंसेप्ट जान लें इसके बारे में कि आप किसी ऐप से किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो पैसे जाते हैं एएमसी के पास। तो यदि इस तरह से होगा कि आपने किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, फोलियो नंबर अलॉट हो गया, स्टेटमेंट आ गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जब रिटर्न करने जाएं और आपको यदि ये पता लगे कि आपके पैसे इन्वेस्टेड नहीं हैं, तो जनाब ये खतरनाक प्रचलन है, ये खतरनाक प्रक्रिया है। और यदि ऐसा हुआ तो जो मैंने बताया कि पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ से म्यूचुअल फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट 60-61 लाख करोड़ के आसपास हो गई। यदि ये स्थिति रही तो शायद ये प्रोग्रेस आगे ना हो पाए। अब सवाल ये होता है कि आखिर आम इन्वेस्टर्स को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जो कि इस तरह के समस्याओं से उनका सामना ना करना पड़े। जनाब फ्रंट रनिंग यदि कोई फंड मैनेजर करेगा तो इन्वेस्टर आप हों या हम हों, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके एक बचाव का तरीका है और ये बचाव का तरीका आपको लिक्विडिटी से भी सेव करेगा और फ्रंट रनिंग वाले मामले से बहुत हद तक सेव करेगा। वो ये है कि आप जब इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें कि उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा हो। छोटे एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले में फ्रंट रनिंग के केस में यदि हो गया 5% यदि डाउन हो गए तो उनका कॉर्पस काफ़ी कम हो जाता है और यदि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया तो उनको और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो कोशिश करें कि बड़े जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो, फॉर एग्जांपल आपने स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है तो देखें कि यदि सिमिलर रिटर्न के आसपास है तो जो उनमें से जो बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला फंड है उसमें ही इन्वेस्ट करें। नंबर 2, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उसके एक आध सप्ताह के बाद एएमसी के वेबसाइट पे जाके वो चेक कर लें कि जो फोलियो नंबर आपको मिला है या जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो उस पर्टिकुलर एएमसी के वेबसाइट पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप पैसे म्यूचुअल फंड में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करें, पैसे जाते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही। यदि वहाँ पैसे दिख रहे हैं आपके तो जिस ऐप से, जिस प्लेटफॉर्म से आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो ऐप रहे, वो प्लेटफॉर्म रहे या ना रहे, आपके रिडम्पशन के टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली पैसे पे करने हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। अब इन सारी बातों को यदि हम कंक्लूड करना चाहें कि म्यूचुअल फंड सही है, सही नहीं है, जनाब जब जो डेटा हमने दिया कि पिछले 10 सालों में 6 गुना से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट एसेट्स बढ़ गए म्यूचुअल फंड्स के, तो लोगों को भरोसा तो है ही है। और ग्रो ऐप या जो सारी ऐप्स हैं, ये कितनी घटनाएं आती हैं जनाब, इतने सारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में हैं, ये घटनाएं यदि आप कैलकुलेट करें कितने लोगों के साथ होती हैं, ये शायद 1% से कम होती हैं। और जब भी किसी प्रक्रिया में आप भाग लेते हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है, और यदि किसी इन्वेस्टमेंट में इस तरह का रिस्क यदि 1% से कम है तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। सो इन माय ओपिनियन म्यूचुअल फंड में स्कैम और फ्रॉड होते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, जो कि आम लोगों तक इसका इम्पैक्ट काफ़ी कम आता है। हालांकि जैसे मैं बताता हूं कि मैं सारे ओपिनियंस पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस करता हूं और इंटरप्रेटेट करता हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे विचारों से सहमत हों, लेकिन जब आप इस तरह का कोई निर्णय लें
तो जो इस वीडियो में बातें की गई उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से जो आपका प्रूडेंस लेवल है उसके हिसाब से निर्णय लें। थैंक यू।